नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मर्डर मिस्ट्री ऑफ मनीषा। इस वीडियो में नजर आ रही 19 साल की लड़की मनीषा एक शांत शर्मीले स्वभाव की लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी। उसको अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक होगा, जिसे देखकर शायद शैतान भी हिल जाए। इस केस में आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। और इसे समझने के लिए हम इस केस से जुड़े हर पहलू की बात करेंगे और उन बातों पर भी सवाल करेंगे जिसे दबाने के लिए यह सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इसे जितना हो सके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। यह केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां पर वो एज ए टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले यह कदम वापस कभी दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी और इस बारे में अपने पिता को बता रखा था, जिसका सबूत यह फुटेज इकलौता डिजिटल एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी को उसकी चिंता होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी और इसी चिंता में वह बस के ड्राइवर के पास पहुंचे, जिस बस में मनीषा रोज स्कूल के लिए जाती थी। बस ड्राइवर से पूछने पर ड्राइवर ने दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। बस ड्राइवर की यह बात सुन दादाजी के मन को थोड़ी शांति तो मिलती है, लेकिन जब शाम 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 बजे संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज़ नहीं आती और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। घर पर कॉल की तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर बढ़ने लगता है तो बिना वक्त गवाए संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंगनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा को नर्सिंग का फॉर्म लेना था। जब संजय कॉलेज के गार्ड से पूछते हैं कि क्या वहां कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी, तो वह इनकार कर देता है। रिसेप्शन पर भी संजय को यही जवाब मिलता है, लेकिन संजय ने जो एक बात नोटिस की वह यह थी कि जब रिसेप्शन पर मौजूद 3 लोगों ने शराब पी हुई थी। संजय ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब वह दोबारा पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है और यह कहकर बात टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ चली गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी। हो सकता है 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस से अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बात सुन और उनका यूं ढीला ढाला रवैया देख उनके पिता संजय बेबस और निराश होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बस बहानेबाजी करने के बाद फाइनली
शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है, तो उन्हें भी कॉलेज स्टाफ फुटेज दिखाने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह सीनियर पुलिस की मौजूदगी में ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। एएसआई शकुंतला ना सिर्फ वहां से लौट आती है, बल्कि मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करना तक जरूरी नहीं समझती। अगले दिन 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए उन्हें आना होगा। एएसआई की बात सुन संजय का दिल बैठ गया और वह बिना किसी देरी के बॉडी की शिनाख्त के लिए वहां पहुंच गए। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उनके सामने उनकी बेटी की बेजान हालत में पड़ी हुई बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि किसी का भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर एसिड डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। चेहरा इस कदर गल सा गया था कि पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। मनीषा का गला ऑलमोस्ट कटी हुई हालत में था और सिर्फ कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी और जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था, उन सभी के मन में यह सवाल था कि आखिरकार मनीषा की ऐसी उन सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर मनीषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस हैवानियत को अंजाम दे गया? जितने लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे, उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लगा और बड़ी तादाद में उस जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दी से जल्दी उस एरिया को सीज कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिया। पुलिस के शुरुआती रवैये की वजह से यह गुस्सा और था, क्योंकि सभी का कहना था कि अगर पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, उसके लिए ना ही मनीषा का परिवार और ना ही हरियाणा और देश के लोग तैयार थे। इनफैक्ट उससे तो केस की तस्वीर ही बदल गई। जिसने भी बॉडी को देखा था, सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है और फिर उसका टॉर्चर कर मर्डर किया गया था। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बताया कि मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसके ट्रेसेस मिले हैं। और रेप के एंगल को यह बताकर डिनाई कर दिया गया कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर सीमेन नहीं मिला है और ना ही उसकी बॉडी पर कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले हैं। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस इस नतीजे पर आ जाती है कि मनीषा का ना तो मर्डर हुआ है और ना ही रेप। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ पूरे राज्य की जनता का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटना तय था और हुआ भी यही। इसलिए केस में लीपापोती के लिए सरकार ने कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया और कुछ को सस्पेंड कर दिया। बात ज़्यादा ना फैले तो इंटरनेट को ही बैन कर दिया और घर वालों को शांत करने के खातिर सेकंड पोस्टमार्टम के लिए 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बट यहाँ की रिपोर्ट तो इससे भी ज़्यादा फ्रॉड निकली।
पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में जो कट के निशान हैं वह इर्रेगुलर हैं और आशंका है कि किसी जंगली जानवर ने इसे काटा हो। साथ में वही सेम बातें दोहरा दी गईं जिसमें सीमन के ना मिलने से रेप का एंगल का ना होना, चेहरे की बुरी कंडीशन के पीछे एसिड अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवरों का होना जैसी बातें कही गई। जब यह डिटेल्स घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और यह मांग की कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक से यह क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। बॉडी मिलने के इतने दिनों के बाद पुलिस के पास यह नोट कहां से आया, कैसे आया और अगर पहले से यह नोट था तो फिर इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखा। सभी जनता और परिवार वालों को लगने लगा कि यह एक बहुत बड़ा कवर अप है, किसी बहुत ही पहुंच वाले शख्स को बचाने के लिए जो इस केस का असली गुनहगार है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज को शांत करने के लिए एक दिन के बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस की सीबीआई जांच होगी और दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम होगा। लेकिन सच कहूं तो मनीषा के केस में शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है या फिर शायद की गई है कि सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा बन गया है। और सच में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए इसको गहराई से समझते हैं। पुलिस ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं किया, ना ही समय रहते सख्ती से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और ना ही क्राइम सीन को सही से प्रिजर्व किया। इनफैक्ट ना तो मनीषा का मिसिंग फोन ढूंढा गया और ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट एक्टिव लोकेशन को चेक किया, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेसिक स्टेप होता है। बॉडी की कंडीशन देखकर यह साफ था कि गर्दन और उसके ऊपर के पूरे हिस्से को जानबूझकर कंप्लीटली डैमेज किया गया था, क्योंकि सिर्फ गर्दन से ही पता चल सकता था कि मर्डर गला घोटने से हुआ है, क्योंकि नेक के इंटीरियर मिड लाइन में एक हाइड बोन होती है जिसमें फ्रैक्चर होने से फोरेंसिक में मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से हुई डेथ का पता चलता है। पुलिस और डॉक्टर्स का कहना है कि इसे किसी जानवर ने खाया होगा, लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्योंकि जानवर हमेशा सॉफ्ट टिश्यू वाले पार्ट को पहले खाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हार्ड बोन वाले हिस्से को नुकसान हुआ और सॉफ्ट टिश्यूज को जानवर ने टच तक भी नहीं किया। मनीषा के कपड़े भी अनटच्ड थे, ना वह जानवरों के नोचने से फटे थे और ना उसमें किसी भी जानवर का सलाइवा मिला, जो कि ऑब्वियस था। अब बॉडी को अगर सच में जानवर ने खाया होता, यानी यह थ्योरी थोड़ी सी भी सच होती, तो उसमें किसी न किसी जानवर का कोई फुटप्रिंट या सलाइवा जरूर मिलता। यानी यह थ्योरी तो सिर्फ सच को छुपाने के लिए बनाई गई लगती है। बॉडी में कोई भी ऑर्गन मिसिंग नहीं था और नेक से नीचे तक पूरी बॉडी इंटैक्ट थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद में ही कॉन्ट्रोडक्टरी हैं। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह मेंशन है कि सलवार फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि येलो कलर सलवार फाउंड टर्न एंड नाड़ा फाउंड ओपन विद स्ट्रगल साइन एप्रिसिएटेड ओवर सलवार। यानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रगल के क्लियर साइन थे, मतलब मनीषा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। सरप्राइजिंगली मनीषा के दोनों घुटनों पर गहरी चोट थी, पर सलवार उस जगह से एकदम साफ थी। अगर चोट के वक्त मनीषा की बॉडी पर सलवार होती तो वह भी उस जगह से घिसी या फटी होती। यानी सलवार या तो डेथ के बाद पहनाई गई या फिर डेथ से पहले उतारी गई। सो इट्स सर्कमस्टेंशियल बट स्टिल इन एन इम्पोर्टेंट एंगल। अब क्या एक लड़की अपने कपड़े खुद उतार कर खुले खेत में लेट जाएगी, जहां आम लोगों का आना जाना है?
सरप्राइजिंगली रेप के एंगल को सिर्फ सीमेन के ना मिलने से डिनाई कर दिया गया, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमेन इज इमेटेरियल, यानी सीमेन के प्रेजेंस या एब्सेंस में रेप का होना ना होना वेरीफाई नहीं होता। और पॉइजन वाले एंगल को देखें तो क्राइम सीन से कोई बॉटल, रैपर या पेपर कुछ तो मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और पॉइजन के कंजप्शन के बाद के साइन, जैसे डायरिया, मुंह से झाग निकलना, वॉमिट होना, ऐसे में उसके स्टेन्स कपड़ों पर मिलते, लेकिन ऐसा कोई भी जिक्र नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। क्राइम सीन पर मनीषा की जूतियां ऐसे पड़ी मिली जैसे किसी ने जानबूझकर उतार कर फेंकी हों। क्राइम सीन के पास शराब की बोतल और टायर के निशान भी मिले, लेकिन उनका कोई फॉरेंसिक टेस्ट करना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। सोशल सैंपल, टायर प्रिंट्स का मैच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोबाइल टावर डंप, यानी उस एरिया के आसपास कौन से नंबर एक्टिव थे और कौन बाद में बंद हो गए, उन्हें ट्रेस करना। पुलिस ने एफर्ट्स के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ मनीषा की कॉल रिकॉर्ड्स, उनके फ्रेंड सर्कल, स्कूल, रिलेटिव्स, कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया। ना ही लड़ाई झगड़े, अफेयर के एंगल को चेक किया गया। सबसे बड़ी बात, भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। भिवानी पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि आई बॉल्स मिसिंग हैं, वहीं रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में लिखा गया है कि कॉर्निया और प्यूपल फुल्ली डिकम्पोज्ड थे। अरे जब पार्ट था ही नहीं तो डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? अब बात करें विसरा की, तो भिवानी हॉस्पिटल ने विसरा के लिए सिर्फ हाफ किडनी और स्प्लीन के पार्ट्स भेजे थे, लेकिन बॉडी जब रोहतक पीजीआई गई तो वहां उन्होंने ऑर्गन्स जैसे किडनी, स्प्लीन, यूट्रस, इनफैक्ट ओवरीज तक को कम्प्लीटली एब्सेंट बता दिया। अरे जब सिर्फ हाफ किडनी और स्प्लीन के पार्ट ही भेजे गए थे तो फिर कंप्लीट ऑर्गन को ही एब्सेंट कैसे बता दिया? इतना ही नहीं, रोहतक पीजीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी, जबकि भिवानी हॉस्पिटल से पीजीआई के पास बॉडी को जब भेजा गया तो वो फुल्ली वॉश्ड थी, क्योंकि एक बार बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसे वॉश कर दिया जाता है। सो ऐसे में रोहतक पीजीआई को बॉडी में मिट्टी और बालों पर घास पत्तियां कैसे मिली? इन सभी पॉइंट से यह साफ होता है, या तो रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया, या फिर जल्दबाजी में ओवरनाइट में गलत रिपोर्ट बनवाई गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लोगों ने हंगामा शुरू किया तो ड्रामे के लिए सिर्फ नाम के खातिर एक और पोस्टमार्टम करवा दिया गया, ताकि सबको यह दिखा सकें कि उनकी मांग पर निष्पक्ष जांच हो रही है। मोस्ट शॉकिंग बात तो यह थी कि अगर साइंटिफिक एंगल से देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन डेथ का टाइम भी डाउटफुल है। साइंटिफिकली डेथ होने के बाद आसपास के एरिया में मौजूद मक्खियां डेथ के 2-3 घंटे में बॉडी पर अंडे दे देती हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा की बॉडी पर मिले भी। लेकिन जब डेथ को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी में मैगेट्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के वक्त मनीषा की बॉडी पर मैगेट्स नहीं मिले, मतलब मनीषा का पोस्टमार्टम उसकी डेथ से 24 घंटे के अंदर हुआ। बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, यह बताया गया। जहाँ बारिश के इस मौसम में डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, ऐसे में अगर डेथ 2 दिन पहले हुई होती तो बॉडी में मैगेट्स जरूर मिलते। यानी जब पॉइंट को डायरेक्टली रिपोर्ट में मेंशन डेथ की टाइमिंग
को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यानी यह भी जाहिर होता है कि मनीषा की डेथ और फर्स्ट फर्स्ट पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे से कम का समय होगा। पहला पोस्टमार्टम 14 अगस्त की शाम 7 बजे हुआ, यानी डेथ 13 अगस्त की शाम 7 बजे के बाद ही हुई होगी। दूसरा, यह एक प्री कंजम्पशन है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के एंगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस केस में जितने भी रीजन दिए गए हैं पुलिस के द्वारा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वह सभी बेहद खोखले से लगते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है वो पुलिस नोट जो पुलिस को मनीषा की बॉडी मिलने के कई दिन बाद मिला, और इससे भी बड़ी बात उस नोट की हेड राइटिंग, जो दिखाता है कि उसके हर वर्ड अलग अलग साफ साफ लिखे हुए हैं, मानो लिखने वाले ने बड़े आराम से लिखा है। जबकि इस तरह के नोट लिखने वालों की मनोदशा इतनी एजिटेट होती है कि ऐसे में हेड राइटिंग का फ्लो थोड़ा डिसऑर्डेड हो जाता है, ना कि इतना कंपोज। नोट में ना तो मनीषा ने इस तरह के किसी कदम और ना ही ऐसी किसी इंटेंशन का जिक्र किया है जैसा पुलिस बता रही है। दूसरा पॉइंट यह है कि इंसेक्टिसाइड का जो एज ए पीएम रिपोर्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस के फॉर्म में मनीषा की बॉडी में मिला, बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने देश में खेतों में ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, जिसके चलते इसके रेजिड्यूल ग्राउंड वाटर को कंटिमिनेट कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई खेतों में लगे ट्यूबवेल का पानी पीकर ब्लड टेस्ट कराए तो उसमें भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस के ट्रेसेस मिल जाएंगे। बट पुलिस के अकॉर्डिंग मनीषा ने इसे खुद जाकर दुकान से खरीदा। पुलिस ने इस पॉइंट को साबित करने के लिए बिल और रजिस्टर की एंट्री तक शो कर दी। जहां लोग जनरली दुकान से सामान खरीदने के बाद भी बिल नहीं मांगते, वहां एक लड़की जिंदगी से इतना दुखी है जो पॉइजन खरीदने के बाद दुकान से बिल मांगती है और शॉप के रजिस्टर में एंट्री भी करती है। जहां आप रेप और मर्डर के एंगल को डिनाई किया जा रहा है, वहां इसी केस की शुरुआत में खुद पुलिस ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में लिखा था कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या। मतलब पहले दिन पुलिस ने खुद मर्डर का एंगल माना और फिर आगे जाकर पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। जब न्याय की गुहार लगाई तो सरकार ने पुलिस ऑफिसर्स के सस्पेंशन और ट्रांसफर का लॉलीपॉप थमा दिया, जबकि जरूरत थी इस केस को एक अच्छे और ईमानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले ऑफिसर को सौंपने की। लेकिन उल्टा सच और नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए कई सिटीज़ में इंटरनेट को ही बैन कर दिया। बीते केसेस को देखते हुए अब तो इसकी उम्मीद भी बेहद कम है कि इस केस में सीबीआई या फिर एम्स की थर्ड पीएम रिपोर्ट कुछ नया खुलासा कर पाएगी। सो यह पूरा केस क्या दिखाता है? यही कि इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स हैं कि अगर असली कातिल पकड़े भी जाएं तो वह भी बड़े आराम से कानून की गिरफ्त से बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सक्यूड को ही दिया है। बिकॉज ऑफ दिस यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह एक क्लियर कट मर्डर का केस दिख रहा है विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, जिसे नेग्लिजेंस और मैनिपुलेशन से इतना डैमेज कर दिया गया है कि सच में इंसाफ की उम्मीद करना अब नामुमकिन सा लग रहा है। तो ये थी मर्डर मिस्ट्री ऑफ मनीषा। आगे जो भी केस में प्रोग्रेस होगी उसके बारे में पूरी सच्चाई आपके सामने फिर से मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।